Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So हम लोग कर रहे थे अरिहंत जी के बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने जीएस स्टार्ट किया था एंड फर्स्ट हमारा उसमें है फिज़िक्स. सो फिज़िक्स में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था विस्कोसिटी, कैपिलैरिटी, आर्किमिड प्रिंसिपल. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा बर्नौलीज थ्योरम. सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. सो इसमें सबसे पहले आ रहा है आपका बर्नौलीज थ्योरम. सो बर्नौलीज थ्योरम होता है क्या है, व्हेन एन uncompressible and non-viscous liquid flows on the streamline motion from one place to another, then at every point of its path the total energy per unit volume is pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is constant. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है. ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है. इस पाइप से हमें वाटर को फ्लो कराना है. ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट हैंड है जहाँ से वाटर को फ्लो कराते हुए हम इस तरफ लेके जाएंगे. ये एंड टू आ गया, ये एंड फर्स्ट आ गया. सो पॉइंट वन पे जितनी एनर्जी होगी वाटर को फ्लो कराने के लिए, उतनी एनर्जी पॉइंट टू पे भी होगी. ठीक है, पॉइंट टू पे भी उतनी एनर्जी होगी. सो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी इज बेस्ड ऑन द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. प्रेशर एनर्जी आ गई, जो एनर्जी प्रेशर के लिए यूज़ की जा रही है. काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द लिक्विड. ठीक है, इसके मोशन पे डिपेंड करता है. एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम बोल सकते हैं, ये होती है हाइट के कारण, ड्यू टू हाइट. ठीक है, सो इसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास एक जो है बिल्कुल कंप्लीट और करेक्ट फॉर्मूला बन जाए. सो ये था हमारा बर्नौलीज थ्योरम. उसके बाद में आता है वैल्यूमीटर, एटोमाइजर, फिल्टर पंप, मोशन ऑफ एरोप्लेन. ये किस पे बेस्ड होते हैं? ये सारे के सारे बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड हैं. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है आता हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. सो हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको मेजर किया जाता है सेंसेशन ऑफ वार्मनेस से. ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ गर्म लगती है या ठंडी लगती है, कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में, तो वो हम उसको किस में बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हीट. अगर ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, हीट कम है तो ठंडी लगेगी, हीट ज़्यादा है तो वार्मनेस या कोल्डनेस जिससे पता चलती है, जिससे हम मेजर करते हैं, वो जो सेंसेशन है, परसेप्शंस हैं, उसको बोलेंगे. वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड दैट इज कॉल्ड हीट. इसका यूनिट रहता है कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल. ठीक है, एक कैलोरी जो है वो 4.18 जूल के इक्वल होती है. उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर. तो टेम्परेचर जो है हॉटनेस को मेजर करने के लिए, जो टेम्परेचर एक मेजरमेंट है हॉटनेस का या कोल्डनेस का ऑफ अ बॉडी. किसी भी चीज़ की हॉटनेस को मेजर करते हैं या फिर कोल्डनेस को मेजर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. जब दो बॉडीज़ जो हैं वो बिल्कुल पास में होती हैं, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर. जिस भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस बॉडी से जो है दूसरी बॉडी तक का टेम्परेचर मतलब हाई से लो की तरफ मूव करता है टेम्परेचर. सो नेक्स्ट आता है एक वो इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर. ठीक है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है 38 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.4% रहता है. ठीक है, -40 डिग्री टेम्परेचर जो है एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीड्स द सेम. ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो उसकी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. ठीक है, अगर घर में जो है घर की कोई भी बिल्डिंग की दीवारें बाहर से वाइट कलर की जाती हैं तो समर्स में वो बहुत हेल्प करती हैं, उससे ठंडा रहता है घर एज़ कम्पेयर टू डार्कन कलर. ओके, और जो ब्लैक रूफ होती है, बिकॉज वाइट रूफ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ज़्यादा लाइट को और एब्जॉर्ब करती है कम हीट रेज को, वेरस जो ब्लैक है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और जो है हीट रेज को रिफ्लेक्ट कम करती है. आइस रैप जो होते हैं इन अ ब्लैंकेट डज नॉट मेल्ट अवे क्विकली बिकॉज वुलन ब्लैंकेट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अगर वुलन की किसी भी कपड़े में, किसी भी क्लोथ में आइस क्यूब्स को रखते हैं तो वो मेल्ट होने में टाइम लगाएगा, क्योंकि वुलन उसको ऑलरेडी क्या कर रहा है, हीट से बचा रहा है. ठीक है, आइस को. सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का. कुकिंग यूटेंसिल्स जो एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील के बने होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, दीज सब्सटेंसेस हैव लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी. ठीक है, उसके बाद में आता है थर्मल एक्सपेंशन. तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग.
ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग, गर्म करने पे जिस चीज़ का साइज इंक्रीज हो जाए। अ सॉलिड कैन अंडरगो 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन होती है सॉलिड में, सुपरफिशियल एक्सपेंशन होती है और क्यूबिकल एक्सपेंशन होती है। टेलीफोन वायर्स जो होती है ना, वो ऐसे विंटर्स में देखना ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अ गैप इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू आयरन ट्रैक्स ऑफ द रेलवे ट्रैक्स सो दैट रेलवे कैन ईजिली एक्सपैंड ड्यूरिंग द समर एंड डू नॉट बेंड, ठीक है। तो इसलिए उसमें दो आयरन के जो ट्रैक रेलवे ट्रैक जो होता है आयरन का बना होता है, उसमें थोड़ा गैप होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। तो हम स्पेसिफिक हीट जो है वो उसको डिफाइन किया जाता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जब रेज होता है यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस पे, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। जब टेम्परेचर पानी का इंक्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है 4 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। और बिकम्स मिनिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पे वो कम हो जाता है, देन फिर वो इंक्रीज करता है। तो ये जो बिहेवियर है वाटर का अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द एनोमलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद में आता है लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट तुमने पढ़ ली कि एक यूनिट मास में जो है वह 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है। तो लेटेंट हीट क्या है? हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे पर यूनिट मास पे किसी भी चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जो है वो फ्यूजन ऑफ आइस है, जो कि कितना है 80 कैलोरीज पर ग्राम। उसके बाद में आता है लेटेंट हीट जो है वो वेपराइज होता है, स्टीम इज कितना 536 CLG, ठीक है। हॉट वाटर बर्न करता है कम, हॉट वाटर बर्न्स आर लेस सर्व दैन दैट ऑफ स्टीम बर्न्स बिकॉज स्टीम हैज हाई लेटेंट। अगर आप को बहुत ही बोल सकते हैं हॉट वाटर जो है उसकी स्टीम लगती है, तो वो जल्दी आपको फील कराता है, बर्निंग फील कराता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, क्योंकि स्टीम जो है उसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन है क्या? एक स्लो प्रोसेस है कन्वर्शन ऑफ लिक्विड का, जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बॉयल किसी मतलब लिक्विड को जब बॉयल करते हैं तो वो इवेपोरेट होता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अगर ज़्यादा जैसे होता है ना कभी ऐसे चिपचिप सा लगता है, आपको लगता है कि हवा में पानी है, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। वैसे ह्यूमिडिटी जो है वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट, वाटर जो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है मेजर की जाती है हाइग्रोमीटर से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ हीट। सो ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब है हीट का ट्रांसफर होना, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हीट का ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। सॉलिड में जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है वो किससे होता है? कंडक्शन प्रोसेस से होता है, ठीक है। लिक्विड में, गैस में ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो है वो कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है। जैसे रूम वेंटिलेटर्स जो प्रोवाइड करते हैं एस्केप और हॉट एयर बाय कन्वेक्शन। तो हीट जो सन से अर्थ पे पहुंचती है वो किस प्रोसेस से पहुंचती है? वो पहुंचती है रेडिएशन प्रोसेस से। नेक्स्ट आता है सिंपल पेंडुलम। तो सबको पता है सिंपल पेंडुलम का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम एक हैवी पॉइंट मास होता है, ठीक है, एक रिजिड सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय मीन्स ऑफ इलास्टिक एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। मतलब आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। धागा लीजिए, एक थ्रेड लेना है, उसके एक एंड पे आपको स्टोन को बांध देना है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने बांधा उसको, तो वो सेंटर से आप उसकी पूरा वो चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर उसमें सारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब आता है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, देन मैं उस पर बना के दे दूँगी। अभी फ़िलहाल चलिए इसी को जो है पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आता है जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो होता है 84.6 मिनट का। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो किस पे डिपेंड नहीं होता है? उसके मास पे, शेप पे, साइज पे। बॉब जो होता है ना, बॉब मतलब वो जो जैसे मैं बोल रही हूँ कि स्टोन लगा लेना, तो वो बॉब वही एक रिजिड सबस्टेंस बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, जो टाई अप की होती है
उसके साइज शेप पे डिपेंड नहीं होता है एंड इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। तो जो पेंडुलम क्लॉक गोज स्लो इन समर एंड फास्ट इन समर में बिल्कुल ऐसा सा मूव करती है पेंडुलम क्लॉक, और विंटर में फास्ट करती है। एक सिंपल पेंडुलम जो है सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट डिसेंडिंग डाउन विद एक्सलेशन, देन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल इंक्रीज। जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम जो कि बांधा गया है वो डिसेंडिंग में लिफ्ट करता है जबकि एक्सलेशन होती है, मतलब थोड़ी सी उस पर स्पीड होती है, और जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो इंक्रीज होता है। इफ लिफ्ट इन असेंडिंग में अगर वो लिफ्ट करे तो टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वेव्स। तो वेव्स क्या होता है? वेव्स जो है, वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। तो जैसे वेव्स में आती हैं दो टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं और ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? इन वेव्स में जो पार्टिकल होते हैं ना ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव की तरफ, वो जो है क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो वेव्स ऑन स्प्रिंग और साउंड वेव्स इन एयर एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे आप कोई स्प्रिंग ले लो, उसकी हवा में जब उसको थोड़ा सा वो करोगे तो आवाज़ आती है, ठीक है, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की साउंड। उसके बाद में आता है ट्रांसवर्स वेव। सो इस वेव में क्या होता है? जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेट वेव। इसमें परपेंडिकुलर जो है वो वाइब्रेट करते हैं। जैसे वेव्स ऑफ स्ट्रिंग अंडर द टेंशन, वेव ऑफ सरफेस ऑफ वाटर और द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वेव्स जो जिनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए, विच कैन प्रोपोगेट इवन थ्रू द वैक्यूम के द्वारा वो प्रोपोगेट कर लेते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स हो गई, एक्सरे वेव्स हो गई, ठीक है। ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और ये वेव्स जो है प्रोपोगेट करती हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ में, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका साउंड वेव। साउंड वेव जो है, साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं इनको, और ये बेस होती है इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज साउंड वेव्स पे, जो कि डिवाइडेड हैं कुछ कैटेगरीज में। साउंड वेव जो है वो लाई करती है कौन सी फ्रिक्वेंसी रेंज में? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज में, और इनको ऑडिबल रेंज भी बोलते हैं। साउंड वेव जो जिनकी फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है उनको इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है उनको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है ना वो सिग्नल सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, डेप्थ ऑफ सी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, मशीनरी पार्ट्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं जिनको फाइंड करना मुश्किल होता है मशीनरी में, ठीक है, जैसे कि स्पायरल ट्यूब्स वगैरह। उसके बाद में स्पीड ऑफ साउंड आता है इसमें। तो स्पीड ऑफ साउंड है क्या? स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैक्सिमम होती है किसमें? सॉलिड्स में, और गैस में कम होती है, ठीक है। जब साउंड मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, अनचेंज होती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। जो साउंड की स्पीड है वो भी अनचेंज होती है बाय द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो साउंड की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड जो इंक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होगी, और साउंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है ह्यूमिड एयर में ड्राई एयर से, क्योंकि जो डेंसिटी है ह्यूमिड एयर की वो कम होती है एज अ लेस देन द डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद में इको आता है। तो इको क्या है? इको है साउंड की रेपिटिशन बोल सकते हैं। किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से उसको इको बोलते हैं। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? तो इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट time through a unit area that is perpendicular to the direction in which sound wave are traveling। इंटेंसिटी बोलते हैं कि एक यूनिट एरिया से एक टाइम पर कितनी एनर्जी पास हो रही है, एंड दैट इज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होगी? वो डायरेक्शन जिसमें साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंटेंसिटी। उसके बाद में आता है पिच। तो पिच क्या है? पिच इज अ सेंसेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ पिच ऑफ अ साउंड, ठीक है। उसके बाद में आता है सोनार। तो ये स्टैंड करता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। इसको यूज़ करते हैं डेप्थ ऑफ सी को मेजर करने के लिए, और जितने भी सबमरीन्स एनिमी होते हैं उनको कहाँ पे हैं उनको लोकेट करने के लिए, और शिपरैक्स को, ठीक है। उसके बाद में आता है डॉपलर्स इफेक्ट।
सो डॉपलर्स इफेक्ट क्या है? इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्व, द apparent frequency of sound heard by the observer is different फ्रॉम द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द सोर्स। कहने का मतलब है कि अगर रिलेटिव मोशन जो है किसी भी सोर्स ऑफ साउंड के बीच में ऑब्जर्व होता है, तो जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है साउंड की जो कि सुनी जा रही है बाय द ऑब्जर्वर, वो किससे डिफरेंट होगी? उसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से अलग होगी जो साउंड उसमें सोर्स के द्वारा एमिट की जा रही है। इस फिनोमेना को बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। और जब डिस्टेंस सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिक्रीज होगा तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर वो इंक्रीज होगा तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है टॉपिक लाइट। लाइट इज ऑल्सो एनर्जी, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोपोगेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जैसे, ठीक है। तो जो रेडिएशंस हैं विच मेक अवर आई एबल टू सी, मतलब वो रेडिएशन जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ये लाइट जो है वही वाली रेडिएशंस हैं, ठीक है। तो जो स्पीड है इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है एंड ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ट्रांसवर्स वेव, ये एक ट्रांसवर्स वेव होती है लाइट जो होती है, और 8 मिनट 90 सेकेंड लगाती है अर्थ पे पहुंचने के लिए, सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए। और लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम मून, और कितना टाइम लेती है? 1.28 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो रे लाइट्स फॉल होती हैं किसी भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पे, जिससे दो मीडियम्स सेकंड मीडियम तक, मतलब जो सेकंड मीडियम में जाने की बाउंड्री है वैसे बोल सकते हैं, तो वो वहाँ से मुड़ जाती है, सेम उसी मीडियम से वो वापस हो जाती है। उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप नहीं समझ रहे होंगे, मतलब ये एक मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, सेकेंड मीडियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसकी बाउंड्री है। फर्स्ट मीडियम में जो लाइट आ रही है वो सेकेंड मीडियम की बाउंड्री से टकराते ही वापस हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। मतलब जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टिंग रे होती है और जो नॉर्मल होती है वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। मतलब ये प्लेन है, इस मतलब ये बाउंड्री है जिस पे लाइट पड़ रही है, ठीक है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ये इसका नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, सबसे पहली बात। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर क्या है कि जो इमेज है वो वर्चुअल होगी और लेटरली इन्वर्टेड होगी। साइज ऑफ इमेज जो है वो इक्वल होगा जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है। फिर ऑब्जेक्ट मूव करेगा प्लेन मिरर की तरफ की स्पीड में, स्पीड को डिनोट किया गया है v से। रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट द इमेज मूव्स टुवर्ड्स विद द स्पीड 2v, यानी कि डबल ट्वाइस ऑफ स्पीड। To see his full image in a plane mirror, a person requires a mirror of at least half of height. मतलब उसकी हाइट जो है वो आधी तो होनी चाहिए कम से कम। और नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड बाय एंगल थीटा, तो एन किसके बराबर होगा? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 के बराबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है स्फेरिकल मिरर, ये भी पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर जो है दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इमेज जो है फॉर्म्ड होती है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, वो कैसी होती है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। और जो कॉन्केव मिरर के द्वारा होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। अब यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं कॉन्केव मिरर? कॉन्केव मिरर जो है शेविंग ग्लास की तरह यूज़ कर सकते हो, एज अ रिफ्लेक्टर। हेडलाइट्स, जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती हैं उनमें भी क्या यूज़ होता है? कॉन्केव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। फिर आई को चेक करने के लिए जो आपका ऑप्थेल्मोस्कोप यूज़ किया जाता है उसमें भी, नोज बाय डॉक्टर्स इन सोलर कुकर में भी ये यूज़ होता है। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में, जो रियर व्यू मिरर लगा होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? मैक्सिमम रियर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट। इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में भी जो है कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। उसके बाद में आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम करेंगे कल के टॉपिक में। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड अगर कोई भी डाउट होगा ना किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको लगा कि कोई चीज़ मैंने आपको गलत बोली, गलत पढ़ाई, गलत मेरे को भी उसका नहीं पता हो, तो आप मुझे वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हो, जो कि इसी नाम से @तानिया। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।